सेकेंड आते हैं क्लास यहाँ पे सोर्सेस ऑफ बिजनेस कॉपरेटेड, सॉरी सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है, कि जो कंपनी है वो अपना कॉर्पोरेट फाइनेंस कहाँ से जनरेट कर सकती है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि द बैलेंस शीट ऑफ द डोनल्ड कंपनी फॉर द ईयर 2018-19 रिवील इक्विटी शेयर्स कैपिटल रुपीज 25 लाख एंड द रिटेन अर्निंग इज 50,000। इट इज, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बैलेंस शीट बता दिया पहले कि जो कंपनीज है वो क्या कर रही है कि 2018-19 का इक्विटी शेयर्स कैपिटल रिवील कर रही है और उन्होंने कितना अर्न किया हुआ है इक्विटी कैपिटल के बियॉन्ड, ठीक है, तो वो है कितना 50,000, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज द कंपनी फाइनेंशियली साउंड। फाइनेंशियली साउंड का मतलब क्या होता है, साउंड का मतलब मजबूत है क्या कंपनी पैसे को लेकर या अपने फाइनेंस को लेकर। तो ऑब्वियसली क्योंकि 25 लाख का उनका इक्विटी है और रिटर्न अर्निंग 50 लाख है तो ऑब्वियसली यस, ठीक है। नेक्स्ट है कैन द रिटर्न अर्निंग बी कन्वर्टेड इनटू द कैपिटल। हाँ, कंपनी को अगर जरूरत लगती है तो वो अपने रिटर्न अर्निंग को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। मैं भी आपको सिर्फ इसका ओरली आंसर बता रहा हूँ, तो इसका आंसर कैसे लिखना है वो में हम देखेंगे। और थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ द सोर्स रिटर्न अर्निंग इज। तो कंपनी के पास कौन से टाइप का ये है रिटर्न अर्निंग है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका क्वेश्चन है आंसर है, फर्स्ट तो था कि क्या कंपनी फाइनेंशियली साउंड है क्या। तो एज पर द बैलेंस शीट डोनल्ड कंपनी, ठीक है, आप देखो आंसर कैसे लिखना है। एज पर द बैलेंस शीट हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि एज पर द बैलेंस शीट ऑफ द डोनल्ड कंपनी, ठीक है, इनके पास सफिशियंट इक्विटी कैपिटल है जो कि 25 लाख का है, ठीक है, एंड सफिशियंट अर्निंग है, रिटर्न अर्निंग है। तो दस द कंपनी इज फाइनेंशियली साउंड, देयर इज नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द कंपनीज, ठीक है। देखो सिंपल सा वर्ड है बहुत ही, आप इसको रीड करके भी समझ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। सेकंड क्वेश्चन था क्या कंपनी रिटेन अर्निंग को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है क्या। यस, तो इसका आंसर होगा यस, ठीक है, कंपनी कर सकती है ऑब्वियसली क्योंकि कंपनी का वो अर्निंग है, ठीक है, जब कंपनी को नीड होगा तब कंपनी ये कर सकती है। देन इसके बाद इसका आंसर यस के आगे द कंपनी हैज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द रिटेन अर्निंग देयरफॉर द कंपनी, therefore the return earning of the company can be converted into the capital। बस इतना ही लिखना है इसके अंदर, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था कि मतलब कि कंपनी जो है वो कौन से टाइप से सोर्सेस ऑफ रिटर्न अर्निंग कर सकती है। तो आपने जब रिटर्न अर्निंग के बारे में पढ़ा होगा जो कि ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट वीडियो में बताया था कि ये हमेशा कॉन्सेप्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे रिटर्न अर्निंग का मीनिंग क्या होता है, रिटर्न अर्निंग कहाँ से कंपनी अर्न करती है। तो बेसिकली रिटर्न अर्निंग जो होता है वो ओन्ड होता है या तो इंटरनल सोर्सेज बेसिस पे होता है। इसीलिए हर एक कंपनी क्या करती है कि जो रिटर्न अर्निंग होता है उसको कीप साइड कर देती है या रिजर्व करके रखती है अपने प्रॉफिट में से, ठीक है। इसीलिए कंपनी उस कैपिटल को भी यूज कर सकती है क्योंकि वो कंपनी का पार्ट होता है। और रिटेन अर्निंग को इसीलिए हम दूसरे नाम से भी जानते हैं प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट। यानी कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें का 25%, जैसे मैं आपको सिंपल सा वर्ड समझाऊं कि आपने बीके में किया होगा रिजर्व फंड या तो जनरल रिजर्व, ये सब का मीनिंग क्या होता है। जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड का मीनिंग ये होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से 25% या 20% प्रॉफिट के लिए जमा कर लेती है साइड में। जैसे आप अपने घर में देखते होंगे कि जो डैडी होते हैं वो अर्निंग करते हैं, देखिए पूरी सैलरी आती है महीने की, उसमें से कुछ परसेंटेज वो सेविंग अकाउंट में रखते हैं या कहीं और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करते तो बात अलग हो जाती है, लेकिन कहीं पे जो सेव करके रखते हैं साइड में कि इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको रिसॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट सेविंग अमाउंट। तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न अर्निंग। ये क्या होता है प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में से कुछ पार्ट कंपनी क्या करती है कीप साइड कर लेती है, उसको बोलते हैं रिटर्न अर्निंग। तो ये रिटर्न अर्निंग का सोर्सेस होता है, ठीक है। तो ये क्या फर्स्ट सेकेंड, Mr. Satish is the speculators. He desired to take advantages of growing market for a company's product and earn handsomely. According to you, which types of shares Mr. Satish will choose to invest? First question. And what does he receive as a return on the investment? और उनको कितना रिसीव होगा, ठीक है, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट पे। एंड स्टेट एनी वन राइट विच ही विल एंजॉय एज अ शेयर होल्डर्स। तो उनको एक राइट बताना है आपको कि इक्विटी जो भी टाइप के शेयर्स है, इक्विटी है या प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, तो उनको कौन सा राइट होगा। तो एक ही राइट बताना है आपको, मतलब ये राइट ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात किया जा रहा है यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि सतीश क्या कर रहे हैं कि एक स्पेक्यूलेटर्स है। स्पेक्यूलेटर्स का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा सोच समझ के फ्यूचर के बारे में, ठीक है,
और हर एक शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के, ठीक है, कि इतना हमें स्पेकुलेट कर लेना है, कि इतना सर्च कर लेना है, इतना रिसर्च कर लेना है कि हमें पता चल जाए कि कौन सी कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है और कौन सी कंपनी नहीं कमाएगी प्रॉफिट। तो उसको स्पेकुलेटर्स बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ये रिसर्च करते हैं हर एक चीज पे अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, मतलब ये सिक्योर होते हैं मोस्ट ऑफ द। He desired to take advantage of the growing market for the company product and earn handsomely। तो ऑब्वियसली ये इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में और वो बहुत ही अच्छा कमाते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो केस स्टडी दिया था इसके बेसिस पे जो मिस्टर सतीश है वो कौन सा इन्वेस्टमेंट चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, ये जब मैंने आंसर लिखा तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से क्या हो सकता है कि मिस्टर सतीश शुड इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर्स। तो सतीश को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? इक्विटी शेयर्स में, so that he can take the overall benefit of the profit and also enjoy the all rights and can participate in the management of the companies। देखिए, तो यहाँ पे इक्विटी का मैंने मीनिंग लिख दिया, राइट। तो मिस्टर सतीश को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इक्विटी शेयर्स में। सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पे कि उनको रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा। ठीक है, तो उनको कितना मिलेगा यहाँ पे? ही मे रिसीव द डिविडेंड एज द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली इक्विटी पे क्या मिलता है आपको? डिविडेंड मिलता है, बट द डिविडेंड रिसीव बाय द इक्विटी शेयर होल्डर इज फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, ये हमेशा चेंज होते रहता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि कंपनी को अगर ज्यादा प्रॉफिट है तो ज्यादा डिविडेंड, कंपनी को कम प्रॉफिट है तो कम डिविडेंड। देखिए, ये डिपेंड है कंपनी के प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने वो लिख दिया। थर्ड जो क्वेश्चन था कि कोई एक ही राइट्स बताना है आपको, जो भी टाइप के शेयर्स पे अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इक्विटी शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी राइट्स नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ राइट्स है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को राइट क्या क्या होते हैं ये मैं पहले आपको बता दूं। जैसे कि वो बोर्ड कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, राइट ना, या तो फिर राइट टू शेयर्स इन द प्रॉफिट। ऑब्वियसली प्रॉफिट का वो पार्ट शेयर्स कर सकते हैं क्योंकि वो पार्टनर होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब पार्टनर, ओनर, मेंबर्स। ठीक है, और थर्ड हो गया राइट टू इंस्पेक्ट बुक, वो बुक को भी चेक कर सकते हैं, इतना उनके पास राइट्स होता है। कौन सी बुक को? अकाउंट्स की बुक को, राइट ना। एंड राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, ये भी होता है कि वो बिना कंपनी को इन्फॉर्म किए वो क्या कर सकते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करके अपने शेयर्स को वो किसी पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये चार राइट्स है, यहाँ पे आपको कोई भी एक राइट लिखना है। फर्स्ट राइट क्या लिखा हुआ है? इट इज द बेसिस राइट्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स थ्रू विच दे इलेक्ट द डायरेक्टर और द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो वोटिंग का आपको मीनिंग मालूम हो गया होगा कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास पूरा राइट्स होता है कि वो जो शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, उसको वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है वो वोटिंग से बता सकते हैं। प्रॉफिट के पार्ट है, ऑब्वियसली पता चलता है कि कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करती है तो उनको भी राइट्स होता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके और साथ साथ उस पर डिविडेंड भी अर्न कर सके। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर हैव द राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ द कंपनीज। स्टैट्यूटरी मतलब जितने भी लीगल प्रोविजंस की बुक्स है, इनकॉर्पोरेट बुक है, प्रोस्पेक्टस है, अकाउंट्स की बुक है, ठीक है, ए टू जेड बुक को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट्स होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि ट्रांसफर शेयर्स, तो इक्विटी शेयर enjoy the right to transfer the shares as per the procedure laid down in the article of associations। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट है वो कि वो अपने जो शेयर्स लिए हैं उसको वो ट्रांसफर कर सके। ठीक है, ये सेकेंड हो गया केस स्टडी। थर्ड केस स्टडी, मिस्टर रोहित एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ठीक है, रोहित क्या है? एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है और वो इन्वेस्टमेंट करता है ओन फंड में, ठीक है, इन द सिक्योरिटीज। ही डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट इनकम एंड डज नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है लेकिन वो पूरा डिपेंड उस पर है, इसीलिए वो कोई भी रिस्क को नहीं चाहता। ही इज इंटरेस्टेड इन द डेफिनाइट रेट ऑफ इनकम एंड सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। अब वो पूरा डिफाइंड है और उसको उसका जो इंटरेस्टेड है ना कि वो अर्न करे उसमें से, डिविडेंड कमाए उसमें से, ठीक है, और उसको लॉस ना हो, वो रिस्क सेफ्टी बना रहे उनके इसके लिए। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि नेम द टाइप ऑफ द सिक्योरिटी दैट मिस्टर रोहित विल ऑप्ट फॉर। ठीक है, मतलब आपको कोई नाम बताना है सिक्योरिटीज का जहां पे मिस्टर रोहित इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है,
तो इसमें सबसे पहला हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है कि मिस्टर रोहित एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ठीक है, इन्वेस्ट इज ओन फंड इन द सिक्योरिटीज, ही डिपेंड ऑन द इनकम एंड डज नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क। सो यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक मैंने पूरा कॉपी कर दिया 2 लाइन, ठीक है, और आगे लिख दिया मैंने सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, ही शुड ऑप्ट फॉर द प्रेफरेंस शेयर्स। मैं चाहता तो 1 लाइन में आंसर लिख देता, लेकिन हमें आंसर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए मैं 2 लाइन कॉपी करके ये लिख दिया कि वो ऑप्ट किसके लिए करना चाहिए, वो किसके साथ जाना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स होते कौन है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया हुआ है टाइप ऑफ द शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स में, और प्रेफरेंस शेयर्स को बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल होता है, उनको कंपनी के ना प्रॉफिट से मतलब ना लॉस से मतलब, ठीक है, उनका डिविडेंड रेट फिक्स होता है, उनको उतना डिविडेंड उनको चाहिए, प्रॉफिट हो तो भी, नहीं है तो भी चाहिए, ठीक है। अगर इन फ्यूचर कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले जो कंपनीज होती है वो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स का पेमेंट करती है, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर पूरा सेफ हो जाता है, उनका कहीं पे भी कोई भी लॉस नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट डज ही रिसीव एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या रिटर्न में उनको मिलेगा, ठीक है, अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते तो उनको क्या मिलेगा, तो ऑब्वियसली कि डिविडेंड ही मिलेगा, ठीक है, अगर शेयर्स पे करेंगे तो। और डिविडेंड रिसीव बाय द प्रेफरेंस होल्डर्स द फिक्स, जैसे बताया, एंड दे गेट द डिविडेंड प्रायर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अगर प्रॉफिट आता है कंपनी को, कंपनी क्या कहती है, सबसे पहले डिविडेंड दे देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इक्विटी को सबसे लास्ट में देखती है, पहले कंपनी क्रेडिटर्स को दे देती है, ठीक है, अपने इंटरनल जो भी है एम्प्लॉयज को दे देती है, ठीक है, जो भी खर्चे वर्चे लगने वाले सब दे वी के जितना भी नेट बचता है, फिर उसमें से इक्विटी को वो डिवाइड करती है, क्योंकि इक्विटी कौन है, पार्टनर्स है, ओनर्स है कंपनी का, ओनर और पार्टनर क्या करते हैं, पहले कंपनी को स्टेबल करते हैं, बाद में खुद को करते हैं, राइट ना। थर्ड क्वेश्चन था यहाँ पे कि द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट विच ही रिसीव इज अ फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, तो आपको बताना है कि कौन सा फिक्स होगा कौन सा फ्लक्चुएटिंग होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और ये लास्ट केस स्टडी का पार्ट है सेकेंड चैप्टर का, ठीक है। वीडियो लेंथी होते जा रहा है क्लास, फिर भी यहाँ पे अगर आप केस स्टडी सुन रहे हो तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपको केस स्टडी समझ में आएगा, ठीक है। आप अपना रिव्यू देना मुझे कमेंट सेक्शंस में। इसका आंसर देखते हैं, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स, ये फिक्स होता है क्लास, रेगुलर होता है और स्टडीली होता है, बट डोंट हैव द राइट टू द पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, बराबर। तो प्रेफरेंस है, सब कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन उसको राइट नहीं होता कि वो किसी भी पार्ट में वो पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन इक्विटी शेयर्स होल्डर का जो डिविडेंड होता है ना, वो फ्लैक्चुएट होते रहता है, बट उनको राइट दिया जाता है कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या किसी भी डिसीजन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं।